नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले आयशा सदीका जो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं वो ये आर्ग्यू कर रही थी कि मिलिट्री दर हकीकत एक अथॉरिटेरियन इंस्टीट्यूशन है। अगर किसी मूव से, किसी फैक्टर से, किसी मूव से मिलिट्री की अथॉरिटी में इजाफा होता है तो दर हकीकत अथॉरिटेरियन बढ़ती है और उससे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का खतरा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। आयशा हमारे साथ है, इसको क्लैरिफाई भी कर सकेंगी। लेकिन फातिह साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इस सारी डिबेट में जिसको हम चंद महीनों से देख रहे हैं, उसका हम पार्ट भी एनआरओ के, इसमें इशू मिलिट्री वर्सेस सिविलियन नहीं था, इसमें इशू दर हकीकत डेमोक्रेटिक प्रोसेस का था। पाकिस्तान में एक नई डिबेट ये चल पड़ी है कि डेमोक्रेसी का मकसद महज वोट और पार्लियामेंट और सेनेट और असेंबली नहीं है, डेमोक्रेसी के अंदर और भी चीजें हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ है, माइनॉरिटी के राइट है, माइनॉरिटी ओपिनियन, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, ये सब चीजें। और एनआरओ के इस फैसले को और इसके स्ट्राइक डाउन हो जाने को, ये जो कुछ भी हुआ इन द रन अप में, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सक्सेस को देखा गया। मोईद, मैंने रिटायरमेंट के बाद जितने आर्टिकल्स लिखे हैं और जहां जहां मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने सिविलियन सुप्रीमेसी पर टोटल एम्फसाइज किया है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी मॉडर्न स्टेट जो है वो चल सकती है विदाउट डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। अगर मिलिट्री की रिसर्जेंस हुई है तो उसकी सिर्फ वजह यह है हमारी पॉलिटिशियंस की इनकॉम्पिटेंस, पार्लियामेंट की फेलियर टू प्रोवाइड गवर्नेंस, लोगों की डिसअपॉइंटमेंट। जो हुकूमत चीनी और आटा नहीं प्रोवाइड कर सकती, जो पावर में 1 किलोवाट की एडिशन नहीं कर सकती है 24 महीने में या 18 महीने में, तो अवाम उससे डिसअपॉइंटेड है। आई हैव टू से समथिंग फातिमा साहब, बड़े मैं माजरत के साथ जरूर कहूंगी जी कि ये आप लोग जब बात करते हैं ना, आप ये लोगों को इंप्रेशन देते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी नई चीज है। ये जो आज चीनी नहीं है और आटे नहीं है और बिजली नहीं है, इसलिए कि आप ये नहीं फिर बताते कि पिछले 7 साल में जो मुशर्रफ साहब बैठे हुए हैं इन बुराइयों को लेके। नहीं मोहतरमा, मैं एग्री कर रहा हूँ, आप मुझे इजाजत देने। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 7 साल। अच्छा, मुझे वैसे ये समझ आई है कि वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा, उसमें गवर्नेंस अगर स्ट्रांग नहीं होगी, तो मिलिट्री को इनकर्जन करने का मौका मिलेगा। आप एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन को नीचे नहीं रख सकेंगे। अगर आप मुझे बताइए कि भुट्टो साहब की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बुरी थी या अच्छी थी? जनेजो की बुरी थी या अच्छी थी? आप जरा पीछे चले ना, आप बताइए। मैं कहती हूँ आप यहाँ पे आसमान से कोई ले आए प्राइम मिनिस्टर। इसका क्या जवाब देंगे जी कि भुट्टो साहब की गवर्नमेंट जो थी वो अच्छी थी, बुरी थी? वही एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, भुट्टो साहब में भी 100 मसाइल भी थे, 100 अच्छाइयाँ भी होंगी। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस बहस का कहीं से भी ये नतीजा नहीं निकलना चाहिए कि गवर्नेंस हमारी अच्छी नहीं हो रही तो एक यूनिफॉर्म शख्स का लाए, आसिफ अली जरदारी को जेल में बंद करे और अदालत यहाँ कब्जा कर ले। मैं वो पहला शख्स हूँ और आसमा बीबी शायद वो पहली खातून होंगी, हम सड़कों पे खड़े होंगे। जर्नलिस्टों ने पहले भी ये काम किया था। प्रॉब्लम यह है कि आपको मेहनत इस काम की तो करनी है कि गवर्नेंस इंप्रूव हो, उससे ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए कि हम एक यूनिफॉर्म शख्स के लिए तालियां मारने के लिए खड़े हैं। हम नहीं खड़े हैं, हम इस पार्लियामेंट से हल चाहते हैं। उसके लिए आसमा बीबी भी कोशिश करेंगी, फातमी साहब भी करेंगे और मैं भी करूंगा, लेकिन इनको डिलीवर करना है। गवर्नेंस के इशू के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। लोग अगर भूख और अफलास के हाथों मर रहे हो या एक शख्स 100 रुपए की जमानत न करवाने की वजह से 2 साल जेल में सड़ रहा हो, तो उनको तो हम मरने दें और यहाँ पे कहें कि नहीं, वो तो फिर वो एक मुझे यह मिसाल देनी पड़ेगी कि आपसे पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि वो ताकतवर शख्स जुल्म करता था तो उसको माफी मिल जाती थी और गरीब गलती करता था तो सजा मिलती थी। हम उसी चीज का आज भी तलाक कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट ये कि जो आयशा कह रही सही कह रही हैं कि ये सिर्फ सिलेक्टेड, ये सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, इसमें हमारा एग्रीमेंट है। सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट को पार्टिजन नहीं लगना चाहिए, ऐसा इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। इसका एक और भी हल है फातिमा साहब माजरत के साथ, नैब के अंदर केसेस पेंडिंग है दूसरे पॉलिटिशियंस के, सारों को ओपन करें और यही जो रिव्यू बोर्ड है उसके तहत सारों के केसेस देते, ज्यादा आसानी हो जाएगी। मोईद साहब कि ये जो बैंक्स माफ करते हैं, ये बैंक्स के चीफ को बुलाया जाए कि उन्होंने किस अथॉरिटी पर अवाम के पैसे को माफ किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टेट बैंक के हेड्स ने किस बेसिस पर अप्रूवल दी कि अरबों रुपए को माफ किया गया। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को क्यों ये आर्बिट्री हुकूक दिए गए हैं? और मैं ये जानना चाहती हूं कि हमारे बजट से कितने पैसे डिफेंस में जाते हैं, वो किस तरह स्पेंड होते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरह पैसे स्पेंड करना चाहती हैं। पार्लियामेंट कमेटी में पूरी तफसील आनी चाहिए। नहीं, डेमोक्रेसी की वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट ए कट ऑफ पॉइंट। और किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि पार्टिजनशिप हो रही है इन द प्रोसेस, इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉट नैब लॉ, ड्यू प्रोसेस सबको मिलना चाहिए। अच्छा, और ये नैब लॉ हैज बीन वेरी कंट्रोवर्शियल।
and the mechanism. And it was an instrument. अच्छा आपने ये नैब के बारे में आपने लिखा कि जुडिशरी ने मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपने इसमें लिखा कि नैब जो है वो उसको ये इज इट द फंक्शन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स के वो नैब जैसे ऑर्डिनेंस को जस्टिफाई करें, उसको लेजिटिमेसी दें. मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, कुछ पब्लिकेशन मैंने देखी जो पिलदैत ने निकाली अकाउंटेबिलिटी के हवाले से. जब इस पार्लियामेंट ने नया अकाउंटेबिलिटी कानून उस पर डिबेट हुई जिसको बड़ा वीक लाया गया, उस वक्त वहां पे बहुत सी एविडेंस ऐसी प्रेजेंट की गई उन पेपर्स में. उन्होंने कहा कि दुनिया भर का जो तजर्बा है सिंगापुर का या और कंट्रीज का या जर्मनी वगैरह का, कि अकाउंटेबिलिटी के लिए जब स्पेसिफिक एजेंसीज होती हैं रादर देन कि यूजुअल जुडिशरी करे, तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस या एंटी करप्शन का प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाता है. उस लिहाज से जो नैब का इनिशियल ऑर्डिनेंस था जिसमें कॉर्पोरेट अथॉरिटी भी हिट होती है, जिसमें रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हिट होते हैं, वो बेहतर था. इस पार्लियामेंट को आप देखें इन्होंने क्या किया. ये एक कमजोर होना चाहिए. देखिए मुझे इससे कोई इतराज नहीं, पर ड्यू प्रोसेस. आप क्या कहिए कि नैब होनी नहीं चाहिए? आप ये कह रही हैं कि नैब नहीं होनी चाहिए? नैब हो, ग्रैब हो, जो भी हो, जो कानून है वो ड्यू प्रोसेस तो होना चाहिए. उसके अंदर आप उठा लें, आप किसी वकील को बुला लें, पूछ लें कि ये इसमें ड्यू प्रोसेस है कि नहीं. मैं क्योंकि आज इसके ऊपर नहीं था, मैं कानून ले आके आपको कई चीजें उसमें दिखा देती हूं. स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होनी चाहिए एंटी करप्शन के लिए कि नहीं होनी चाहिए? देयर इज नो डाउट दैट यू कैन इवन हैव एन अकाउंटेबिलिटी कमीशन, यू कैन हैव इंडिपेंडेंट पीपल देयर. आप उसका अलग कानून बनाएं, मगर ना कि अकाउंटेबिलिटी का जो नया कानून बनाया जा रहा है वो कितना कमजोर बनाया जा रहा है. आप उसमें ये तो नहीं कर सकते कि जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर ओनस है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूफ करे. देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूं, फ्लॉ है लॉ, ये उसमें फ्लॉ था, नैब लॉ के अंदर ये फ्लॉ था. 2-2.5 मिनट रहते हैं. आयशा, मैं सिर्फ ये अब आपकी मतलब देखें, इस हद तक तो सबका कंसेंसस है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए. पार्टिजनशिप के जो तासुर हैं वो नहीं होने चाहिए. मैं आपके पिछले आर्गुमेंट में वापस आता हूं कि मिलिट्री को तो मौका नहीं मिलना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एंडेंजर करने का, लेकिन इससे तो आप एग्री करेंगी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोबस्ट, विग्रस, ताकतवर और तवाना होना चाहिए. मिलिट्री के खिलाफ जो डिफेंस लाइन है वो ये नहीं कि आप मिलिट्री को डरा के अपने नीचे रखेंगे, बल्कि एक पावरफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए मिलिट्री को बाहर रखेंगे. देखिए मोहित, सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे सकती हूँ कि आपके हमसाया मुल्क में भी करप्शन है, बहुत करप्शन है, और ठीक है वहाँ इंस्टीट्यूशन कुछ चल रहे हैं. हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन खड़ी हो रही है, बट मैं सिर्फ अर्ज ये कर रही हूँ कि अगर ये बाय पार्टिजन प्रोसेस नजर आया, उसमें आपकी फेडरेशन को बहुत नुकसान होगा. आज के दिन में आप नहीं चाहते कि आपका सिंधी और बलोच भाई और बहन ये समझे कि अच्छा हमारे केस में, हमारे लीडरों के केस में तो उनको फैसला यूं सुना दिया गया, और जो दूसरे हैं पंजाबी लीडर उनके वो एग्जाइल, उनको किसी सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत बाहर भेज दिया गया. उनकी सुप्रीम कोर्ट जो है कोई पूछगछ नहीं कर रही. ये चीजें. दूसरी बात ये है कि देखिए करप्ट, लेकिन एनआरओ में खाली कोई सिंधी तो नहीं इफेक्ट हो रहा है ना. एनआरओ तो पंजाबियों को भी टारगेट कर रहा है. जो है इस मोर डेमोक्रेसी, एक इलेक्शन का प्रोसेस है, उसको भी साथ चलना चाहिए. और बात यह है कि जब नजर आए जिसे कहते हैं ना नेकेड आई को कि कोई समझौते हुए हैं, कोई और चीज हुई है, तो वो परसेप्शन आपकी बात समझ गए. हमारे साथ रही लास्ट फ्यू सेकंड्स. जी सिर्फ एक चीज कहूंगा, इनकी बात बड़ी अहम है कि बलोच और सिंधी को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं. और मैं मुकम्मल तौर पर इससे इत्तेफाक करता हूं. ये जिस दिन जजमेंट आई उसके बाद मैंने एक ईमेल रिसीव की, उन साहब का नाम तो नहीं बताऊंगा. उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा होता है एक ऐसी ही जजमेंट एक और लीडर के खिलाफ भी आती, उनके भी केसेस पेंडिंग है नैब में. मैं इसीलिए दोबारा दोहरा रहा हूं कि नैब के अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं, आसमा बीबी ने कहा कि आपने मॉनिटरिंग कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दे दिया है, तो उसी को ये भी इख्तियार दे दें कि बाकी केसेस भी खोले, उनका रिव्यू हो जिस भी अदालत में होता है, और चेक करें कि वहां कोई उनको अनड्यू फेवर ना मिल रही हो. इंसाफ तो फिर सबके लिए यकसा होना चाहिए ना, एक ही कानून लगना चाहिए सब पे. अच्छा, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया. कुछ चीज तो नहीं ऐड करना चाह रही हैं इसमें? जी मैं ये करना चाह रही हूँ. मेरे तस्वुर के मुताबिक ये एक एजुकेशन की बात है. मेरे तस्वुर के मुताबिक ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए और अपील का हक होना चाहिए. मैं नहीं समझती कि सुप्रीम कोर्ट को ये जेब देता है कि वो मॉनिटरिंग सेल भी और अपील कोर्ट भी हो. ये मेरा एक बुनियादी, फातमी साहब, एक मेरा बुनियादी ये एक डिसएग्रीमेंट है. बट वेरी ब्रीफली, मगर मेरे हिसाब से इंसाफ वो होता है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. लोगों की सिर्फ पगड़ियां उछालना इंसाफ नहीं होता. ठीक. अच्छा, वक्त हमारा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है. अस्मा जहांगीर साहिबा आपका, तारिक फातमी साहब आपका, नदीम मलिक साहब आपका, और डॉक्टर आयशा सदीका आपका हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, बहुत कम टेलीविजन के प्रोग्राम और डिस्कशंस ऐसे होते हैं जिसमें चारों पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके दरमियान में एक
इत्तफाक हो, उनके दरम्यान में एक कंसेंसस हो। यहां हम देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, एनआरओ का फैसला आने के बाद उसमें एक कंसेंसस तेजी से बिल्डअप हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, जो भी जुडिशियल प्रोसेस है, उसे किसी भी तरह से पार्टिजन नहीं लगना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। यह फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि एक तबका, एक क्लास, एक पार्टी, एक कौमियत तो अकाउंटेबिलिटी का निशाना बन रही है, लेकिन बाकी लोग जो हैं उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से बचे हुए हैं। ये चीज पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए जो है वो सेफ नहीं है। देखते हैं बहुत बेहतर से बेहतर तज्जिए के लिए दुनिया टुडे बहुत शुक्रिया।